कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो PlayRecipes.com पे जरूर है आना। रामटेक नाम के गांव में विठू नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। गांव में किसी का भी घर बनाना हो तो विठू को बुलावा आ जाया करता था। बारिश के मौसम में बैलगाड़ियां तैयार करना तथा खेती के औजार तैयार करना आदि काम वो कर लिया करता था। उस गांव में लोग उसे उसके काम के बहुत कम पैसे देते थे। उसे एक बेटा था, विजय। विजय बहुत ही सीधा और सरल था, इसी वजह से कोई भी उसे आकर ठग लेता था। विजय के दोस्त उससे कोई भी काम कम दाम में करवा लेते थे। जब विठू घर पे ना हो तब सारे दोस्त घर पर आकर विजय से अपने छोटे मोटे काम मुफ्त में करवा लेते थे। इस सब से विठू बहुत परेशान रहता था। अरे विजय, ये तुम्हारे लालची दोस्तों से जरा बच के रहना, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तुमसे मीठी मीठी बातें करके काम करवा लेते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। पिताजी, हमें इस दुनिया में जिसने लाया है उसको चिंता होगी, हाँ आप चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक विठू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं होता। अब घर की जिम्मेदारी विजय पर आ पड़ती है। अपने पिता की तरह ही विजय लकड़ी की कारीगरी में माहिर था, लेकिन उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसका फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन सरपंच जी ने विजय को अपने घर बुलाया। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। आओ विजय, जरा घर का काम निकालना था, इसलिए तुम्हें बुलाया। मुझे घर के लिए 4 चौखट और 2 खिड़कियां चाहिए। 1 हफ्ते में बनवा के दोगे? हाँ सरपंच जी, मैं आपको जल्द ही बनवा दूंगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 4 बोरियां भर के अनाज दूंगा और उसके साथ मेरे खेत के घर का भी काम दूंगा। हाँ सरपंच जी, मैं जल्द ही आपको सारे चौखटे और खिड़कियां बनवा कर ला दूंगा। विजय काम को लेकर बहुत उत्सुक होता है और लकड़ियां तोड़ने के लिए बैलगाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। उसे जंगल का कोना कोना पता था। उसे कहाँ अच्छी लकड़ियां मिलेगी ये भी पता था। उसने काटने के लिए एक सूखा नीम का पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उस पर घाव करना शुरू किया। 1-2 घाव करते ही उस पेड़ से आवाज आई, हे मानव रुक जाओ। कौन है? सामने आओ। मैं हूँ मानव, पेड़। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे एक साधु ने इस पेड़ में कैद कर दिया है। तुम कृपा करके इस पेड़ को मत काटो। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे जीवन दान दे दो, इसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्म राक्षस विजय की ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया। तुम कहाँ से आए हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय है, मैं यही पास के गांव से आया हूँ। विजय अपनी सारी हकीकत उस पेड़ को बता देता है और उसके लिए ब्रह्म राक्षस को बहुत बुरा लगता है। उस साधु ने बताया था कि जब तक तुम एक पुण्यवान आदमी की मदद ना करो तब तक तुम इस पेड़ से मुक्त नहीं हो सकते, और अब मुझे मौका मिला है मुक्ति पाने का। विजय, मेरे पेड़ की एक सूखी टहनी तोड़ लो और घर जाकर उसे जमीन पर पटक कर उस टहनी से जो चाहे मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या? ये जादुई टहनी घर में जाकर मुझे जो मांगू वो देगी? हाँ विजय, ये टहनी तुम जो भी मांगोगे वो दे देगी, सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ ब्रह्म राक्षस, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। विजय वो टहनी अपनी कमर से बांधकर बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकलता है। उसी गांव में श्याम नाम का एक और कारीगर रहता था, जो विजय को गांव में आता देख लेता है। अरे, ये विजय आज खाली बैलगाड़ी लेकर आ रहा है और कमर में उसने ये टहनी कैसी बांधी है? चालाक श्याम विजय का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। क्या सच में ये टहनी जादुई है? मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। अब विजय अपने घर के आंगन में उस टहनी को जमीन पर पटकता है और उससे बहुत सारी लकड़ियां मांगता है। तभी बहुत सारा लकड़ियों का ढेर वहां तैयार हो जाता है। ये सब देखकर विजय चौंक जाता है और अपने पिताजी को ये बात बताने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जल्दबाजी में वो टहनी घर के आंगन में ही छोड़ देता है। ये सब श्याम ने देख लिया था। जैसे ही विजय घर के अंदर गया, श्याम ने वो टहनी वहां से चुरा ली। विजय ने घर के अंदर जाकर पिताजी को उस जादुई टहनी के बारे में बताया। घर के बाहर आकर उसके पिताजी भी चौंक गए। इतनी सारी लकड़ियां, कमाल है। लेकिन वो जादुई टहनी कहाँ है बेटा? अरे, यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? विजय ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे वो जादुई टहनी नहीं मिली। दूसरी तरफ श्याम ने उस टहनी का खूब इस्तेमाल किया और एक धनवान व्यापारी बन गया। धीरे धीरे विजय की सारी लकड़ियां खत्म हो गई और इसी वजह से वो कुछ लकड़ियां लाने फिर से जंगल की तरफ गया। अब मुझे दूसरे पेड़ों की लकड़ियां तोड़नी होगी। मैंने वो जादुई टहनी खो दी। उस नीम के पेड़ के सामने मैं किस मुंह से जाऊं? ये सोच के वो दूसरे पेड़ों की तलाश में वहां से चला जाता है। वो ब्रह्म राक्षस वाला पेड़ उसे देख लेता है और उसे आवाज देता है, विजय, तुम फिर से जंगल में आ गए? तुम्हें कुछ काम पड़ गया क्या? मुझे माफ कर देना ब्रह्म राक्षस,
तुमने दी हुई टहनी मैं संभाल न सका, उसे कोई चुरा कर ले गया, इसलिए मैं यहाँ लकड़ियां लाने फिर से आया हूँ। अब वो उसे सारी घटना विस्तार से बताता है। ब्रह्म राक्षस अपनी विद्या से सब कुछ जान लेता है। ठीक है विजय, तुम मेरे पेड़ की और एक टहनी तोड़ लो, ये भी जादुई टहनी है, मगर मैं जैसे बताऊं वैसे ही करना। हाँ हाँ, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ये जादुई टहनी जिस किसी बीमार आदमी के बदन पर घुमाओगे वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब विजय के मन में अपने पिता का विचार आता है और वो उस पेड़ से धन्यवाद देता है। वो टहनी तोड़कर अपने कमर में लगाकर वहां से कुछ जरूरत की लकड़ियां लेकर चला जाता है। विजय गांव में आते ही शाम की नजर उस पर पड़ती है। आज विजय बहुत दिनों के बाद जंगल गया था और उसके कमर में आज भी एक टहनी थी। शाम को इस बात का भी अंदाजा था कि यह भी जादुई टहनी होगी, मगर उसका कैसे उपयोग करते हैं ये उसको नहीं पता था। उसने इस बार भी विजय का पीछा किया और छुपके से उसे देखने लगा। विजय ने घर जाकर वो टहनी अपने पिता पर आजमाई। अरे विजय, तू ये क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? पिताजी आप बस देखो मैं क्या करता हूँ। तभी चमत्कार हो जाता है। उसके पिताजी एकदम से खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई भी थकान महसूस नहीं होती। ये देख दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं। विजय वो टहनी अपनी अलमारी में रख देता है और अब वो दोनों काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस बार भी शाम वो टहनी चुराकर घर ले आता है। विजय और उसके पिता काम करके घर लौटते हैं। पिताजी, आपने मेरी जादुई टहनी ली है? अरे विजय, मैं वो टहनी क्यों लूं? उससे मैं क्या करूंगा बेटा? विजय अब उदास हो जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं होगी इसलिए नहीं मिली, जाने दो, हम हमारा लकड़ियों का कारोबार करेंगे, तुम मायूस मत हो। जो हमारे पास नहीं उसका गम करने का कोई फायदा नहीं। अब दोनों बाप बेटे काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उस नगर के महाराजा बहुत बीमार पड़ जाते हैं और जो भी उनको अच्छा कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा बख्शिश रखा जाता है। अब शाम के मन में एकदम से विचार आता है। विजय ने अपने पिताजी को इसी जादुई टहनी से ठीक किया था। अब ये जादुई टहनी मेरे बहुत काम आएगी। ये जादुई टहनी मैं राजा के पास ले जाऊंगा और उन्हें ठीक करके उनसे इनाम मांग लूंगा। ये सोच के शाम महाराज के राज दरबार में चला जाता है। कौन हो तुम? मैं एक लकड़ियों का व्यापारी हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। सेवक सूचना महाराज को देते हैं। महाराज जानते थे कि शाम जो लकड़ियों का व्यापारी है वो बहुत कंजूस और लालची किस्म का आदमी है। महाराज उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं। प्रणाम महाराज। बोलो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मेरे पास आपको ठीक करने की एक बहुत अच्छी दवाई है, मगर आप ठीक हो गए तो मुझे इनाम और मैं जो मांगूंगा वो देना होगा। ठीक है, मैं ठीक हो गया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली कीमत मिलेगी। अब शाम ने वो जादुई टहनी निकाली और महाराज पर उसका प्रयोग किया, लेकिन अनर्थ हुआ। महाराज ठीक होने से उल्टा और ज्यादा बीमार हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये महाराज और इसके सैनिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। पकड़ लो इस चालाक शाम को और इसे कारागार में डाल दो। दया महाराज, दया, आप बड़े दयालु हैं। मेरा ये गुनाह माफ कर दीजिए महाराज। सच्चाई क्या है बता दो, वरना आजन्म कारावास भुगतना पड़ेगा। महाराज, आप ही हमारे पालन करता हो, आपसे क्या छुपाना। अब वो महाराज को सारी सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने विजय से वो टहनी चुराई। महाराज विजय को राज दरबार में बुलाते हैं। सैनिक विजय को महल लेकर आते हैं और राजा द्वारा विजय को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। विजय, हमें लगता है कि अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ महाराज, ये टहनी तो मेरी ही है, मगर ये किसी को बीमार नहीं करती। ये तो बीमार को ठीक कर देती है। न जाने आप पे इसका विपरीत परिणाम कैसे हुआ। ये सब उस ब्रह्म राक्षस की माया थी। अब विजय महाराज के सर से लेके पांव तक वो जादुई टहनी घुमाता है और महाराज एकदम से ठीक हो जाते हैं। वे बेहद खुश होकर इनाम में विजय को 5000 स्वर्ण मुद्रा और गांव की 100 एकड़ जमीन बख्शीश के रूप में देते हैं। वहां ब्रह्म राक्षस को भी उस पेड़ से मुक्ति मिल जाती है। शाम को महाराज दंड के साथ साथ 5 सालों की सजा सुनाते हैं। अब विजय और उसके पिताजी एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी चोरी कभी ना कभी पकड़ी जाती ही है। एक बार सज्जनपुर नाम के गांव में एक नया बर्गर वाला आता है जिसका नाम है किशन। वो बहुत सारे गांव से गुजरता है, मगर उसे सज्जनपुर गांव अच्छा लगता है। उस गांव के लोगों को बर्गर क्या चीज होती है ये भी पता नहीं होता। किशन सोचता है, अरे वाह, इस गांव में तो कोई भी बर्गर वाला नहीं है। इस गांव के लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बर्गर होता क्या है। चलो, इसी बहाने मेरे बर्गर का स्वाद सबको पता चल जाएगा और मेरा धंधा भी चलेगा। ऐसा कहके किशन अगले ही दिन अपनी बर्गर की गाड़ी गांव के बीचों बीच लगाता है।
आओ भाई आओ, एक बर्गर सिर्फ 15 रुपए में। आओ आओ, लाजवाब बर्गर खाओ। ये सुनकर वहां खड़े रवि और राजू सोचते हैं, अरे राजीव, सच में ये बर्गर इतना अच्छा होगा क्या? मैंने तो आज तक नहीं खाया भाई। चलो 15 रुपए की बात है, खा के देखते हैं। आइए आइए साहब, कितने बर्गर दो आपको, एक या दो? अरे भाई पहले एक ही बर्गर दो, अच्छा लगा तो दूसरा लेंगे। ठीक है साहब। किशन रवि को एक बर्गर देता है। रवि और किशन उसे खा के देखते हैं। उन दोनों को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वो उस दिन पेट भर के बर्गर खाते हैं और गांव में सब लोगों को बताते हैं कि बर्गर का स्वाद कितना अच्छा है। ये सब सुनकर गांव के सभी लोग बर्गर खाने के लिए आते हैं। बर्गर का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन से किशन का बर्गर का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। एक दिन उसकी दुकान पर राकेश आया। राकेश बड़ा ही लालची और आलसी था। उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। उस बर्गर की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर वो अचरज में पड़ गया और उसके मन में लालच आ गया। ये बर्गर वाले का काम तो सही है, सारा गांव इससे बर्गर खाता है, क्यों ना मैं इसे मारकर इसका धंधा अपना लूं। हाँ, इससे बना बनाया सब मुझे मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही करता हूँ। उसी रात राकेश भेष बदलकर किशन के घर जाता है। सोते हुए किशन को बड़े चाकू से मार देता है और वहां से बर्गर बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है। अगले दिन राकेश बर्गर बेचने के लिए किशन के ठेले पर खड़ा हो जाता है। आओ आओ बर्गर खाओ, अपना दिल बहलाओ, आओ गर्मा गर्म बर्गर खाओ। ये सुनकर रवि वहां पर आता है। अरे राकेश, ये क्या नया धंधा शुरू किया क्या? वो पुराना बर्गर वाला कहाँ गया? अरे वो बर्गर वाले का इस धंधे में नुकसान हो रहा था, इसलिए वो कल रात ही मुझे ये सब बेच के शहर चला गया। आज से मैं ही बर्गर बेचूंगा। अच्छी बात है, एक बर्गर दे दो। दूसरी तरफ बर्गर वाला किशन भूत बन जाता है। अरे मेरे बर्गर का सामान कहाँ गया? वो उसके कमरे में देखता है, तभी उसे पलंग पर उसकी लाश दिखाई देती है। अरे ये तो मैं हूँ और मेरे पेट में चाकू, यानी कि मैं मर चुका हूँ। किशन के भूत को बहुत बुरा लगता है कि कोई उसे सोते समय मारकर चला गया और उसे पता भी नहीं था कि उसे किसने मारा। मुझे जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ धोखा हुआ है। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी? बदला तो मैं जरूर लूंगा और उसे सबक भी सिखाऊंगा। ऐसा कह के भूत गांव में गली गली भटकता रहता है। इधर राकेश बर्गर में खराब सॉस और खराब सब्जियां डालकर बेचने लगता है। हाँ, ये सही है, आधी ताजी सब्जियां और आधी खराब सब्जियां मिलाओ, किसी को क्या पता चलेगा। इससे पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई हरिया, ये बर्गर खाओ तो पेट ही खराब हो जाता है। पहले का बर्गर वाला कितना अच्छा था, कितने अच्छे बर्गर बना के देता था और कितना भी खाओ तकलीफ नहीं होती थी। हाँ भाई सच है, राकेश का बर्गर खा के पेट खराब हो जाता है, मगर ये कमबख्त मन है कि मानता ही नहीं। उनकी ये बातें बर्गर वाला भूत सुन लेता है। अच्छा, तो ये राकेश का काम है। मेरा बर्गर का धंधा भी इसने हड़प कर लिया और अब बर्गर बेच रहा है। राकेश ने ही मुझे जान से मार डाला होगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के भूत बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर बर्गर का स्वाद बदल जाने के कारण अब लोग बर्गर खाना बंद कर देते हैं। राकेश का धंधा कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन राकेश अपना ठेला बंद करके अपने घर जाता है। किशन का भूत पहले ही उसके घर में विराजमान होता है। आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब कहाँ जाओगे? कौन है? सामने आओ। तभी भूत राकेश के सामने आ जाता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार डाला और अब मेरी कमाई खा रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब इस गलती की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर किशन का भूत राकेश के शरीर में प्रवेश करता है और उस पर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भूतिया बर्गर वाला अपनी दुकान पर फ्री बर्गर का बोर्ड लगाता है और अपने पुराने स्वाद में बर्गर बनाकर लोगों को फ्री में देता है। कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट बर्गर खाया है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। अरे राकेश, आज तूने पुराने बर्गर वाले की तरह स्वादिष्ट बर्गर बनाया है, ऐसे ही स्वादिष्ट बर्गर बनाया कर। पूरा दिन बर्गर बेचने के बाद रात को राकेश घर लौटता है। भूत उसके शरीर से बाहर निकलता है। राकेश दिन का हिसाब किताब करता है और पाता है कि उसे खूब नुकसान हुआ है। अगले दिन सुबह किशन का भूत फिर से राकेश के शरीर में प्रवेश करता है, लोगों को फ्री में बर्गर खिलाता है। ऐसा ही कुछ दिन चलते रहता है। अरे भाई, ये राकेश आजकल बर्गर बहुत ही अच्छा बना रहा है और वो भी फ्री में दे रहा है। अरे हाँ, कल तक तो हमें 1 रुपया भी नहीं छोड़ता था, अब कैसे इतना बदल गया? दाल में कुछ काला है। आज हम उसका पीछा करके देखेंगे कि हो क्या रहा है।
ऐसा कह के तीनों राकेश के पीछे पीछे छुपके से जाते हैं। राकेश अपने घर में जाता है। उसके शरीर से भूत बाहर निकलता है। अब मजा आ रहा है। सब पैसे खत्म हो गए ना तुम्हारे। इन्हीं पैसों के लिए तुमने मुझे मार दिया ना। अब गांव वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई लाऊंगा। मुझे माफ कर दो किशन, मैंने तुम्हें मार डाला, मुझे माफ कर दो। रवि, राजू और हरिया ये सब सुन लेते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैला देते हैं। अगले दिन सारी पंचायत के सामने राकेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे जेल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हम खुद कभी फायदे में नहीं रह सकते। श्रीरामपुर नाम के गांव में सरिता नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत ही समझदार थी। उसकी लड़की के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सरिता लोगों के यहाँ काम करके अपनी बेटी को पढ़ाती थी। उसकी बेटी सारिका भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, फिर तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, जब तुम डॉक्टर हो जाओगी तब मैं एकदम मज़े से रहूंगी। ऐसा कह के सरिता अपने काम पर निकल जाती है। वो सारे गांव में काम किया करती थी तो उसकी बेटी सारिका घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। एक दिन सरिता को घर लौटने में देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में एक हैंडपंप के पास गांव के कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। सरिता को देखकर वो लड़के डर जाते हैं। आंटी बचाओ, ये लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, मुझे पता है क्या कर रहे थे। हाथ छोड़ो उसका। ऐसा कहकर सरिता उस लड़की को वहां से ले जाती है। इस सरिता आंटी का कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा। हाँ सच में यार, पिछली बार भी यही बीच में आई थी। इसको रास्ते से हटा देंगे तो हमें कोई भी नहीं रोकेगा। बाकी के लड़के राजू के हाँ में हाँ मिला देते हैं और सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन जब सरिता शाम को घर जा रही होती है तब राजू और उसके दोस्त पीछे से आकर सरिता पर हमला कर देते हैं। इसमें सरिता अपने प्राण गंवा देती है। वो हैंडपंप के पास पड़कर मर जाती है। दूसरी ओर सारिका अपनी माँ की राह देख देख कर रो रही होती है। तभी सरिता उठकर खड़ी हो जाती है और अरे, मुझे क्या हुआ है? मुझे सिर्फ लगा ही तो है। घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। सारिका राह देख रही होगी। तभी उसकी नजर अपनी लाश पर जाती है। अरे, ये तो मैं हूँ। मैं यहाँ पर क्यों पड़ी हूँ? वो अपनी लाश को हाथ लगाकर देखती है तब उसे समझ आ जाता है कि वो मर चुकी है। जिसने भी मुझे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह के सरिता अपने घर चली जाती है। घर में सारिका अपनी माँ की राह देखते देखते रो रही होती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी के आंसुओं का बदला लूंगी। अगले दिन सारे गांव वाले हैंडपंप के पास जमा हो जाते हैं और उन्हें वहां सरिता की लाश मिलती है। अरे ये तो सरिता है, इसे किसने मारा? बेचारी की छोटी बेटी है। इसकी तहकीकात पुलिस करेगी। पुलिस पोस्टमार्टम करके बॉडी गांव वालों के हवाले करते हैं। चलो हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन शाम को राजीव गांव के हैंडपंप के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो रुक जाता है। कौन है? सामने आओ। मारते हुए तो डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है। कौन हो तुम? सरिता आंटी तो नहीं? हाँ, मैं सरिता हूँ। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ नहीं, वो आप हमें हमेशा टोकती थी ना, इसलिए हमें माफ कर दो आंटी। अब तो मैं मर चुकी हूँ। कल तो तुम किसी भी लड़की को छेड़ सकते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? माफ कर दो ना आंटी, आज से किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। अब तो मैं बदला लूंगी, मेरी मौत का। ऐसा कह के भूत राजीव को मार डालती है और उसका शरीर गांव के बाहर फेंक देती है। अगले दिन गांव की औरतें पानी भरने के लिए हैंडपंप पर आती है तो वहां उन्हें खून पड़ा हुआ दिखता है। अरे, ये सब उस सरिता ने ही किया होगा। लगता है अब वो भूत बन गई है। अरे कुछ भी, ऐसे कैसे होगा? कोई जानवर आया होगा गांव में। तभी कुछ गांव वाले राजीव की लाश गांव में लाते हैं। सारे गांव के लोग अब उस हैंडपंप से पानी भरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बाद राजीव के साथी कैलाश, राजेश और रवि एक जगह पर बातें कर रहे होते हैं। अरे राजीव ने सरिता आंटी का खून किया, इसीलिए उसको मार डाला। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन कैलाश रात को गांव से जा रहा था। वो हैंडपंप के पास आते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी। कौन है? ऐसी डरावनी आवाजें कौन निकाल रहा है? क्यों, अब आवाजों से डर लगता है? मारते वक्त डर नहीं लगा क्या? मैंने किसी को नहीं मारा।
अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मुझे मारा था ना। प्लीज सरिता आंटी, मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें किस मुंह से माफी मांग रहे हो? प्लीज प्लीज माफ कर दो। सरिता कैलाश को भी मारकर उसकी लाश गांव के बाहर फेंक देती है। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब सरिता ही कर रही है। हम ऐसा करते हैं कि गांव के पंडित जी को पूछ के देखते हैं, क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा। सरपंच जी गांव के पंडित को उनके घर बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर आते हैं। नमस्ते सरपंच जी, बुलाया आपने? नमस्ते पंडित जी, इस गांव में जो खून हो रहे हैं उनके पीछे क्या राज है वो समझना था। सरपंच जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कह के पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और 15 मिनट बाद आंखें खोलते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव की सरिता नाम की औरत का हैंडपंप के पास खून हुआ था। सरिता का भूत अब सरिता के हत्यारों का बदला ले रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई तो उपाय होगा। है, मगर सरल नहीं। हमें इस गांव में शांति के लिए पूजा का आयोजन करना होगा और उन बचे हुए खूनियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना होगा। ये काम अब आपका। जब उन्हें जेल में डालोगे, बाद में हम ये पूजा करेंगे। इससे हमारी पूजा सफल होगी और सरिता की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी बेटी को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में डाल देंगे। अब सारे गांव वाले मिलकर बचे हुए खूनियों को ढूंढ कर निकालते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। वे लोग सरिता की बेटी को भी एक अच्छे अनाथ आश्रम में दाखिल करते हैं। अब सरिता का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वो भूतिया हैंडपंप भी अब साधारण हो जाता है और गांव वाले हंसी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान करना बहुत महंगा पड़ सकता है।